हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेकंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स का हिंदी की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ गद्य व पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण। इसमें सबसे पहले मैं आपको शुद्ध उच्चारण का अर्थ बता रही हूँ। जिस भाषा का क्षेत्र जितना व्यापक होता है, उच्चारण भिन्नता अधिक होती है। उच्चारण का अर्थ मानक उच्चारण से होता है। क्षेत्रीय उच्चारण संप्रेषण की दृष्टि से प्रयोग करते हैं, परंतु भाषा तथा लेखन की दृष्टि से शुद्ध नहीं मानते हैं। उच्चारण का अर्थ केवल ध्वनियों अथवा वर्णों के उच्चारण से नहीं होता है, अपितु शब्दों तथा वाक्यों के स्तर से भी होता है। पठन एवं लेखन की शिक्षा द्वारा अभियोगिता की क्षमताओं का विकास किया जाता है। अभियोगिता की क्षमता वाचन तथा लेखन की शुद्धता पर निर्भर करती है। वाचन की प्रक्रिया में शुद्ध उच्चारण तथा लेखन में शुद्ध वर्तनी का विशेष महत्व है। इसके बाद में आपको बतानी है शुद्ध उच्चारण का महत्व। भाषा सीखने में उच्चारण की अशुद्धियां बहुत बाधक होती हैं। दूसरा है शुद्ध अक्षरिक उच्चारण ही भाषा के ज्ञान का प्रथम चरण है। तीसरा, मौखिक भाषा में उच्चारण का विशेष महत्व होता है, क्योंकि उच्चारण की अशुद्धता से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। चौथा है भाषा का प्राथमिक क्षेत्र मौखिक ही था, इसलिए शुद्ध उच्चारण की विशेष महत्व दिया जाता है। पांचवा है जिस व्यक्ति के दांत, ओष्ठ व स्वभाव अच्छा होता है, वही वर्णों का ठीक ठीक उच्चारण कर पाता है। इसके बाद में आपको बता रही हूँ अक्षरिक उच्चारण के नियम। तो इसमें पहला नियम है कौन सा अक्षर किस स्थान से उच्चारित होता है, इसका ज्ञान विद्यार्थी को देना चाहिए। जैसे ओठ, दंत, मूर्धन्य, तालव्य, इस तरह से। दूसरा है शाह को हिंदी में शाह की तरह बोला जाता है, खा के रूप में नहीं, जैसे वर्षा, कई लोग बरखा बोलते हैं। तीसरा, ज्ञा को ज्ञ के रूप में बोला जाता है, जैसे ज्ञान। चौथा है क्ष को कृच अथवा क्ष के रूप में बोला जाता है, ना कि छा के रूप में, जैसे क्षत्रिय, रक्षा। पांचवा है री से ऋषि को री के रूप में बोला जाता है, जैसे ऋतु। यहाँ तत्सम शब्दों में संयुक्त अक्षर बनाने के काम आता है और उच्चारण अब ना के समान होता है, जैसे चंचल। अगला है इंग। अंग जो है ये भी तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होता है और उच्चारण अनुस्वार की तरह होता है, जैसे गंगा, रंग। इसके बाद है अणा। अणा का उच्चारण स्वर सहित होने पर ठीक अणा की तरह होना चाहिए, किंतु स्वर रहित होने पर इसका उच्चारण ना के समान होता है, जैसे पंडित, ठंडा। अगला है दीर्घ स्वरों के साथ अनुस्वार का उच्चारण प्रायः चंद्र बिंदु की तरह होता है, लेकिन प्रयोग अनुस्वार की तरह होता है, जैसे हैं, मैं, नहीं आदि। धा का अर्थ है उच्चारण दय के रूप में होता है, जैसे विद्यार्थी, इसको हम विद्यार्थी भी लिखते हैं और विद्यार्थी भी लिखते हैं, तो इस तरह से इसका उच्चारण होता है। इसके बाद है उच्चारण दोष के प्रकार। वर्णमाला के उच्चारण में क, ख, ग, घ को कई, खई, गई, घई उच्चारण करते हैं। दूसरा है स्वरलोप, जैसे एकादश को एकादशा बोलते हैं। शब्द के अंत में लिखते ई और बोलते ई हैं, जैसे मुनि को मुनि और मनु को मनु बोलते हैं। स्वरागम दोष होता है, जैसे स्कूल, स्टेशन होता है, स्टेशन है, स्कूल है, लेकिन हम इस तरह से पढ़ते हैं उसको। स्वर भक्ति का दोष, जैसे श्री को श्री, प्रताप को प्रताप कहते हैं। लिखते ओ, बोलते औ हैं, जैसे गौशाला को गौशाला बोलते हैं, जबकि शुद्ध गौशाला होता है। फिर उच्चारण दोष के कारण। उच्चारण दोष के कारण जो है उसमें पहला है भौगोलिक प्रभाव। तो मैदानी क्षेत्र के लोगों का जो उच्चारण होता है वो अलग होता है और पहाड़ी क्षेत्रों का अलग होता है, तो इस प्रकार से भौगोलिक प्रभाव पड़ता है। जो जिस क्षेत्र का व्यक्ति होता है उस प्रकार से बोलता है। अशुद्ध उच्चारण। अशुद्ध उच्चारण मतलब गलत पढ़ना, तो यह अशुद्धियों के कई कारण हैं। इसके बाद बलाघात से अपरिचित होना। बलाघात से अपरिचित होना यानी कि जहां हमें बल देना है तो उसी शब्द पर बल दें, इससे अर्थ दूसरा निकलता है वाक्यों का। जैसे एक वाक्य है राम ने तुम्हें मारा, अगर हम राम पे बल देंगे कि राम ने तुम्हें मारा, तो ये होगा कि राम को दंडनीय है। और अगर हम कहेंगे राम ने तुम्हें मारा, मतलब तुम तो खुद ही इतने तेज हो, इतने होशियार हो, तुम्हें कोई कैसे मार सकता है। तो इस प्रकार से शब्द पे बल देने से अलग प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है गति का ज्ञान न होना। गति का ज्ञान, जैसे रोको, मत जाने दो, इस तरह का वाक्य होता है। इसी को हम दूसरी तरह से कहें रोको मत, जाने दो, तो दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। एक में रोक रहे हैं और दूसरे में नहीं रोक रहे हैं। अगला है शारीरिक दोष। शारीरिक दोष में हकलाना, तुतलाना, इस प्रकार के शारीरिक दोष आते हैं। हीन भावना। कई बच्चों में कई प्रकार की हीन भावनाएं होती हैं कि हम किसी से कम है, दूसरों से हमें पढ़ना नहीं आता, या हमारे पास कॉपी किताबें नहीं है अच्छी क्वालिटी की। इस तरह की कई हीन भावनाओं से ग्रसित बच्चे भी उच्चारण सही नहीं कर पाते। भय।
कई बार टीचरों के या बड़े लोगों के डर के कारण बच्चे सही नहीं बोल पाते हैं। शर्मीला स्वभाव, कई बच्चे शर्मीले स्वभाव के होते हैं तो फिर वो सही नहीं पढ़ पाते हैं। पुस्तकीय अशुद्धता, कई बार किताबों में गलत छपा रहता है, उस मुद्रण में प्रिंटिंग में गलती के कारण ये अशुद्धियाँ हो जाती हैं। फिर क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। तो इस प्रकार से ये आपके उच्चारण दोष के कारण है। फिर इसके बाद है उच्चारण दोष के निराकरण के उपाय। इसमें ध्वनि तत्व का ज्ञान कराना, जैसे ध्वनि तंत्र आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, ध्वनि तंत्र के पूरा आपको सिस्टम बताया गया था चित्र बना के, वो। इसके बाद दूसरा है हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण सिखाना। तीसरा है हिंदी के विशेष ध्वनियों का अभ्यास कराना। चौथा उच्चारण स्थानों का ज्ञान कराना। पांचवा अध्यापक का उच्चारण और छठवां संतुलित व्यवहार। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।